अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिमिलैरिटी एंड कंकरेंसी। ये एसएटी मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में सीखेंगे, इसके हर क्वेश्चन को डीपली समझेंगे और मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपने इन सब को बड़े ध्यान से फोकस से समझना है और जो तरीका बताऊंगा आपने उसको हरगिज नहीं बोलना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, सिमिलैरिटी एंड कंकरेंसी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब वो कह रहा है कि ट्रायंगल है ABC, वो सिमिलर है ट्रायंगल XYZ के इफ साइड XZ मेजर्स 10, XZ है जी 10। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस और हाइट। अब उसने एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है XYZ का, तो ना हमारे पास बेस अवेलेबल है और ना हमारे पास हाइट है। अगर वो ABC का ट्रायंगल का एरिया पूछता तो हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है। अब हमें यहाँ पे बेस भी फाइंड करनी पड़ेगी और हाइट भी। इस तरह के क्वेश्चन में हम बेस और हाइट कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास एक और साइड की वैल्यू मौजूद होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर लेते। अब हमारे पास दो साइडों की वैल्यू नहीं है, तो जब हमारे पास दो साइडों की वैल्यू ना होंगी तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम वो सीखते हैं। बड़े ध्यान से सीखना है आपने, ये आपको सिमिलैरिटी एंड कंकरेंसी के मोस्टली हर क्वेश्चन पे हेल्प करेगा। एक्स वाई डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसका क्या मतलब है, हमने इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर लिया है तो उसकी वैल्यू थी एक्स वाई और इस साइड पे भी हमें परपेंडिकुलर ही लेना है। हमने ये नहीं करना कि हम इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले लें और इसकी बेस ले लें, इस तरह नहीं करना। अगर इधर की हमने बेस ली है तो इधर भी हमने बेस ही लेना है। अगर हमने इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लिया है तो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज ही लेना है। इक्वल टू, अब ये जो मिड वाली वैल्यू होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने मिड वाली वैल्यू वो रखनी होती है जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई हो। जैसे कि एक्स जेड की वैल्यू हमें बताई गई थी 10, इस वजह से हम इसको मिड में रखेंगे। एक्स जेड डिवाइडेड बाय, अब ये हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है ए सी, इक्वल टू वाई जेड बेस। इस ट्रायंगल में बेस की वैल्यू है बी सी। ये जो हमने मिड में एक्स जेड डिवाइडेड बाई ए सी लिया है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको बाद में भी तो ले सकते हैं। हम इसको बाद में नहीं ले सकते, इसकी वजह मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि हमने इसको मिड में ही क्यों लिया है। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमने दरमियान में उसी वैल्यू को लेना है जिसका क्वेश्चन में बताया गया हो, जैसे एक्स जेड माइनस 10। इस क्वेश्चन में और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने एक तरतीब के साथ लिखना है इसको। जैसे हमने पहले एक्स वाई छोटी वैल्यू ऊपर रखी और ए बी बड़ी वैल्यू नीचे रखी। अब हम इधर जाके इस तरह नहीं कर सकते थे कि ए सी को ऊपर रख दें और एक्स जेड को नीचे रख दें, ये गलती नहीं हमने करनी, इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई हमने फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 9, इक्वल टू एक्स जेड की वैल्यू है 10।
ए सी की वैल्यू है 15 इक्वल टू वाई जेड भी हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय बी सी है 12। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये जो मिडल वैल्यू है इसका क्या फ़ायदा होगा। हमने इस वाले पोर्शन को इस मिड वाले वैल्यू के इक्वल रख के सॉल्व करना है और ये जो लास्ट वाली है इसको भी ये मिड वाले के इक्वल रख के सॉल्व करना है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स वाई डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15। अब 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 9 90 डिवाइडेड बाय 15 एक्स वाई इक्वल टू 6। ये आ गया हमारे पास 6। अब हमने वाई जेड फाइंड करना है। अब हमने इस पोर्शन को इसी के इक्वल रखना है मिड वाली के। वाई जेड डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 15। अब 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। 12 मल्टीप्लाई 10 120 डिवाइडेड बाय 15 8। वाई जेड इक्वल टू 8। वाई जेड आ गया हमारे पास 8। अब उसने पूछा था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमें अब बेस भी पता चल गई है, हाइट भी पता चल गई है। इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, बेस है 8, हाइट है 6। 2 कट हो जाएगा 8 पे तो आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाई 6 24। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया है। तो फिर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको मुश्किल लगेंगे। अगर आप मेरी बताई हुई टेक्निक को फॉलो करेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मुझे पता है अभी आपको ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह के और क्लियर हो जाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये सवालों की समझ आनी है। अदरवाइज ये क्वेश्चन समझने में मुझे भी टाइम लगा था। हमने पहले तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय ए बी किया इस वजह से क्योंकि हमने इस साइड भी परपेंडिकुलर लिया था तो इस साइड भी परपेंडिकुलर ही लेना था। एक्स जेड यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है ए सी। 15 भी लिख सकते हैं लेकिन हमने पहले क्लियर पॉइंट लिख लिए इक्वल टू। अब वाई जेड है बेस, इधर की भी हम बेस ही लिखेंगे बी सी। ठीक है, और जो वैल्यूज की हमने उसको पुट कर दिया। एक दफा हमने इस पोर्शन को इक्वल रख दिया इस वैल्यूज के साथ और एक बार इस पोर्शन को इस वैल्यू के साथ। मिड वाली वैल्यू तो आनी ही आनी है, राइट। इस तरह हमने एक्स वाई भी निकाल लिया और वाई जेड भी निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। In the triangle above, line segment BC measures 2 and line segment CD measures 8। अब BC है ये है 2 और CD है 8। If the area of triangle ABD is 25। अब उसने कहा है कि जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है ABD का वो है 25। What is the length of line segment EC। वो EC की हमसे लेंथ पूछ रहा है। आपने देखा हमारे पास दो साइड अवेलेबल नहीं है, ना हमारे पास ED अवेलेबल है तो CD तो है। जब दो साइडें अवेलेबल ना हो तब आपने समझ जाना है कि मैंने वो फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब हमने यहाँ पे उसी तरह सॉल्व करना है। ABD पूरा ट्रायंगल, फिर जो इसके अंदर है उसको रखना है डिवाइडेड बाय ECD के, पहले बड़ा फिर छोटा इक्वल टू। अब हम इक्वल टू किसको लें। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हमेशा उन वैल्यूज को इक्वल लें जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल हैं।
जैसे कि बी डी सी डी हमें अवेलेबल है। बी डी, अब मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ कि मैंने बी डी क्यों लिया है। एक बार बड़ी वैल्यू और एक बार छोटी, सी डी। ए बी डी का हमें एरिया पता है, वो है 25। ई सी डी का नहीं पता, राइट। ई सी डी हमने फाइंड करना है, इक्वल टू बी डी। अब क्या होगा, 8 नहीं होगा, 8+2, क्योंकि बी से लेके डी तक 2 वैल्यूज हैं, 8 और 2। 8+2 10 डिवाइडेड बाय सी डी कितना है, 8। 25 डिवाइडेड बाय, अब हमने यहाँ पे ई सी डी नहीं लिखना, हमने लेंथ फाइंड करनी है ई सी की। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे, 1/2 बेस हाइट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8। 25 डिवाइडेड बाय 1/2। अब हमारे पास बेस क्या है, ई सी डी के ट्राइंगल में देखना है। बेस है हमारे पास सी डी, जो कि है 8, और हाइट क्या है, ई सी। इस तरह हम ई सी को फाइंड करेंगे। अब आपको समझ लगेगी कि मैंने क्यों यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई किया है, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 8। अब 2 कट हो जाएगा 8 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 25 डिवाइडेड बाय 4 ई सी। अब जो हमने फाइंड करना होता है वो कभी भी डिवीजन में तो नहीं रहता, ई सी डिवीजन में तो रह नहीं सकता, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल के इस साइड पे। यहाँ पे 10 है, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 25 मल्टीप्लाई 8, ये 8 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया इक्वल के इस साइड पे। 4 यहीं पे रहेगा, 10 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके, ई सी इधर चला जाएगा। 4 कट करेगा 8 पे तो 2 आ जाएगा, 2 जब कट करेगा 10 पे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 जब कट करेगा 25 पे तो 5 आ जाएगा। ई सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आपको समझ लगा कि मैंने क्यों ई सी डी को डिवाइड किया था। सबसे पहले ऊपर बड़ी वैल्यू ली और नीचे छोटी ली। ये भी मैं कर सकता था कि ऊपर छोटी ले लेता, लेकिन मुझे फायदा नहीं होना था, ई सी फिर यहाँ पे डिवीजन में आ जाना था। हमेशा आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें और छोटी को ही नीचे रखें, मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा। इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई सी डी इस वजह से लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज अवेलेबल थी, तो हमारे लिए आंसर निकालना आसान था। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया एरिया ऑफ ट्राइंगल का और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों आसान कह रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव लाइन सेगमेंट ए सी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट बी डी। ए सी जो लाइन है वो पैरेलल है बी डी के। इफ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 15, ए सी है जी 15, लाइन सेगमेंट बी डी है जी 10 एंड लाइन सेगमेंट सी ई है 30। अब ये सी से लेके ई तक कह रहा है जी 30 है, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, और वो हमसे सी डी की लेंथ पूछ रहा है। अब उसने कहा था सी ई की है 30। अगर हम 30 के 2 पार्ट्स कर लें, एक 15 हो गया और एक 15 हो गया। अगर हम यहाँ पे 15 लिखें और यहाँ पे 15 लिखें तो इस लाइन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन इतनी बड़ी है,
ये कहेगी मुझे भी 15 और इसको भी 15, ये तो मेरे से छोटी है। तो अब हम इसको 12 तो दे नहीं सकते, 10 दे सकते हैं और इसको हम 20 दे देते हैं, क्योंकि ये इस लाइन से डबल है। अगर हम इसको यहाँ तक करें तो ये यहाँ तक आएगी तकरीबन, और फिर एक और है, इसका मतलब है ये डबल है इस लाइन के, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। ये 20 और यहाँ पे 10। अब उसने हमसे लेंथ पूछी थी सी डी की, और सी डी की लेंथ क्या है 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने ना इस पे कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ना कोई फार्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ना कोई, सिर्फ हमने यहाँ पे होशियारी दिखाई है। उसने सी डी की लेंथ पूछी थी, हमने अपने पास से देखा कि उस लाइन को कितने नंबर्स देने चाहिए। हमें पता चला कि सी डी को अगर हम 10 नंबर्स दें तो उसके लिए इनफ है। अगर हम 12 देते हैं तो ऑप्शन में तो अवेलेबल ही नहीं है। 15 हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि फिर इस लाइन के साथ नाइंसाफी है, वो कहेगी इतने ज़्यादा नंबर्स को क्यों दिए। 25 तो फजूल ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों से मैंने देखा है बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी इससे भी ज्यादा आसान है। आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको आसान कुछ सवाल करवा रहा हूँ तो ये तो पेपर में आएंगे नहीं। पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको भी मुश्किल भी करवाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन को तरतीब दी है मैं वैसे ही करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द पिक्चर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड एक्स वाई जेड which of the following is equal to the ratio AC divided by BC। अब उसने दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ट्रायंगल उसने सीधा रहने दिया है और एक उसने उल्टा कर दिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और बच्चे इसको परपेंडिकुलर मान लें, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज, और सारा क्वेश्चन गलत कर जाए। आपने इस तरह नहीं करना। आपने देखना है कि ये शेप सीधी है, ये उल्टी है, ना कि एक्स वाई परपेंडिकुलर है, ये बेस है। उसने सिर्फ और सिर्फ शेप को उल्टा कर दिया। अब हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, और इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब ए सी है हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल में देखें तो वो किसके इक्वल है, एक्स जेड के, डिवाइडेड बाय बी सी। यहाँ पे बेस है और बी बेस इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, एक्स वाई के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने सिंपल इस तरह सॉल्व करना है। जब भी आप देखें कि कोई पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया, आपने पहले तो इसका एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस फाइंड करनी है। अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं तो फिर तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइंस ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी एज पिक्चर्ड। कह रहा है ए डी और बी ई है ना, वो सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी टू द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। कह रहा है ए बी और ए सी ये किसके इक्वल है इस पोर्शन में। अब इधर भी उसने सेम उसी तरह किया है कि आपकी जो शेप है उसको उसने उल्टा कर दिया। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इसमें बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। हमें पता चल रहा है कि ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। हमने अब यहाँ पे बेस भी फाइंड कर ली, हाइपोटेन्यूज भी और परपेंडिकुलर भी। अब उसने पूछा था ए बी टू द लेंथ, मीन ए बी की जो लेंथ है वो है बेस, और हम इस ट्रायंगल में देखें तो बेस क्या है, ई डी, राइट।
ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी। अब ए सी यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज, और हम इस ट्राइंगल में देखें तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है सी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइड लेंथ ई डी टू साइड लेंथ सी डी। आपने देखा हमने पहले क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट सीखा हुआ था, तो हमने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे यकीन है कि आपने भी ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। आई होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव लाइन सेगमेंट्स ए डी एंड बी ई इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। वो कह रहा है कि ए डी और बी ई इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी ई। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे बी ई की लेंथ पूछ ली है। बी सी तक तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन सी ई की नहीं है। अगर किसी तरह हमारे पास सी डी की लेंथ आ जाए तो फिर हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। ये हाइपोटेन्यूज ही है ना बेसिकली। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। लेकिन सी डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें। हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाली टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करनी है। ए सी डिवाइडेड बाय सी डी इक्वल टू, अब हमने इक्वल किन वैल्यूज को रखना है, ए बी। अब आप कहेंगे हमारे पास ए बी की तो वैल्यू है ही नहीं, हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। डिवाइडेड बाय, अब हमने ए बी लिया मीन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ई डी है इक्वल टू ई डी। अब हमने छोटी वैल्यूज को ऊपर रखा है और बड़ी वैल्यूज को नीचे रखा है। क्योंकि हमने छोटी वैल्यू को इस वजह से नीचे रखा है क्योंकि हमने सी डी फाइंड करना है। सी डी जब यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये हमारा सही आंसर होगा। अगर मैं बड़ी वैल्यूज को ऊपर रख देता तो ये सी डी ऊपर आ जाना था, जब इक्वल के इस साइड पे जाना था तो ये डिवीजन में चला जाना था। तो हम कभी भी डिवीजन में नहीं रख सकते सी डी को, हमने हमेशा उसको मल्टीप्लाई में ही रखना है। अब यहाँ पे उसने शेप उल्टी की थी। मेन ट्रायंगल यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे उसने उल्टा कर दिया है। आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना ये बेस है तो आप सी डी के इक्वल रखते हैं, इस तरह नहीं करना। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया कि वो सिर्फ यहाँ पे शेप उल्टी करेगा। ये देखें, अब यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है ना कि बेस है, तो परपेंडिकुलर था हमारे पास ए बी, हमने इस वजह से उसको डिवाइड किया ई डी के। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 में अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हैं तो हमें दूसरे ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर ही चूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं है, हमने पहले ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारे पास दो साइड अवेलेबल हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस है हमारे पास 6 का स्क्वायर। 100 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 36। 36 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 36 64 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ले लेंगे 64 को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 8। ए बी की जो लेंथ है वो है 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए सी हमारे पास है 6, सी डी हमने फाइंड करना है इक्वल टू ए बी हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय ई डी क्या है हमारे पास 12। अब 12 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और सी डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 8, सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। हमने 8 को यहाँ पे आके डिवाइड किया, सी डी 9, यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं, हमने सी ई फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जो मैं आपको बातें बताता हूँ आपने उनको इग्नोर नहीं करना, आपने उन बातों को माइंड में याद रखना है। जैसे मैंने बताया कि छोटी वैल्यू को हमने कैसे लिया ऊपर और बड़ी वैल्यू को नीचे रखा, क्यों रखा मैंने आपको रीज़न भी बताई। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड की, राइट। इन बातों को आपने हरगिज़ नहीं भूलना। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था ई डी सी वाले ट्रायंगल पे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास सी ई का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर प्लस बेस है 9, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, सी ई स्क्वायर, सी ई इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सी ई की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, राइट। 15 is the correct answer. CE 15। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट BE। आपने देखा ऑप्शन में कहीं पे भी 15 नहीं है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के कहा है कि 15 इज अ करेक्ट आंसर, और मुझे यकीन है कि काफी ज्यादा बच्चों ने ऑप्शन में देखना शुरू कर दिया होगा कि 15 कहाँ पे है। BE की लेंथ उसने पूछी है, तो BE की लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो BC की भी जो वैल्यू है उसको भी ऐड करना है, राइट। 10 प्लस 15 25 इज द राइट आंसर। ये पॉइंट अब आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी शरारत की, तो फिर अब आपको ये शरारत याद रहेगी। बच्चों को शरारतें बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं, तो ये आपको बात याद रहेगी कि उसने पहले कहा था करेक्ट आंसर, बाद में उसने कहा था कि हमने BE की लेंथ फाइंड करनी है। ये आपको पेपर में ये पॉइंट आपको लाजमन याद आएगा, दैट्स वाई मैंने ये स्टेप लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स पूरे आए, किसी भी किस्म का ना नंबर ना कट सके। जब एग्जामिनर आपका चेक करे, ऐसे तो कंप्यूटर चेकिंग होती है, अगर एग्जामिनर चेक करे तो वो कहे कि कौन सा इसका ऑप्शन है जो मैं गलत करूँ, कोई भी उसे ऐसा ऑप्शन ना मिले जो वो आपका गलत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द डायग्राम अबव लाइन JX is parallel to line KY. Line JX is parallel to line KY. If JX measures 16, JX 16 है, KY 8 है, and the area of a JXZ is 80। इस तरह क्वेश्चन हमने पीछे भी सॉल्व किया। What is the length of line segment XY? अब वो XY की लेंथ पूछ रहा है। अब हमने इस क्वेश्चन को भी
पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। हमने पीछे पहले बड़ा ट्रायंगल ऊपर रखा था, जे एक्स जेड डिवाइडेड बाय के वाई जेड इक्वल टू, अब हमने कौन सी वैल्यूज रखनी है जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, जे एक्स डिवाइडेड बाय के वाई। अब आपको वो सारी बातें याद आ रही होंगी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। जे एक्स जेड है इक्वल 80 के, एक्स वाई जेड के इक्वल हमने क्या रखना है, फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1 डिवाइडेड बाय 2 बेस हाइट। गुड, अब आपको समझ आने लग पड़ी है। जे एक्स है हमारे पास 16 और के वाई है हमारे पास 8। ये जब 16 पे कटेगा तो आ जाएगा 2। अब हमारे पास एक तो हाइट अवेलेबल है, बेस हमने फाइंड करनी है, एक्स वाई 80 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, बेस है हमारे पास एक्स वाई, हमने एक्स वाई ही फाइंड करना है। हाइट है हमारे पास 8, हमने 16 नहीं लेना क्योंकि हम के वाई जेड का एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू 2। अब 2 8 पे जब कटेगा तो आ जाएगा 4, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8, यहाँ पे 80 है डिवाइडेड बाय एक्स वाई है, एक्स वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एक्स वाई। 8 80 पे कटेगा तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी क्योंकि अब काफी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको ये क्वेश्चन इजी लगने लग पड़े होंगे। पहले क्वेश्चन में आपकी हालत थोड़ी पतली हो गई थी, आपने कहा होगा कि ये किस किस्म के सवाल है जो हम इक्वल रख रहे हैं, कभी ए बी को कभी सी डी को। आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक आपकी कंप्लीट ग्रिप नहीं ना आ जाती इस टॉपिक पे तब तक मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा। इन द अबव फिगर लाइन सेगमेंट ए बी measures 10, ए बी है 10, ए सी measures 8, ए सी 8 है। लाइन सेगमेंट बी डी measures 10, बी डी 10 है। एंड लाइन सेगमेंट डी ई 12। इतनी ज्यादा वैल्यूज बता दी इसमें, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजॉइड बी सी डी ई। अब इस क्वेश्चन में हमसे पैरामीटर पूछ रहा है बी सी डी ई का, बी सी डी ई का। तो हमारे पास बी सी भी नहीं है और सी ई भी नहीं है। बी सी तो हम आसानी से निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्योंकि हमने बेस फाइंड करनी है। 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पे प्लस का था इक्वल के साइड पे आया तो 64, 100 माइनस 64 36, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और बेस के ऊपर भी स्क्वायर है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपने वहाँ पे कैलकुलेशन इसी तरह स्पीड से करनी है, यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम स्टेप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टेप करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा इतना जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कट गया, बेस की वैल्यू आ गई 6। अब हमने सी ई को फाइंड करना है,
अब हमने सी ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम फोर साइड वाली पे तो नहीं अप्लाई कर सकते ना पाइथागोरस थ्योरम, तो हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, नॉट बी डी। मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ क्यों। इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय डी ई। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने बी सी डिवाइडेड बाय डी ई ही क्यों मिड में रखा है, क्योंकि मुझे बी सी की भी वैल्यू पता है और डी ई की भी। अगर मैं ए सी और ए ई को यहाँ रखता तो मेरे पास सी ई की तो है नहीं। हमने दरमियान में वो वैल्यू रखनी है जो हमें पता हो, जो क्वेश्चन में उसने बताई गई हो, हमने फाइंड ना करना हो। हमने सी ई फाइंड करना है, इस वजह से हम इसको लास्ट पे लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाय ए ई। ए बी की वैल्यू है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय ए डी की वैल्यू है 20, नॉट 10, बिकॉज ए से लेके जब हम डी तक आएंगे तो हमारे पास दरमियान में दो वैल्यूज हैं, दो 10 हैं, तो 20 हो गया। बी सी की वैल्यू है 6 और डी ई की वैल्यू है 12। ए सी की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय ए ई की वैल्यू है 8 प्लस सी ई। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सी हमारे पास आ रहा है। अब इसको तो सॉल्व करने का हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखें 12 मल्टीप्लाई 10 120, 6 यहाँ पे आके जब डिवाइड होगा तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि हमने पहले इस वाले पोर्शन को मिड वाले के साथ, फिर इस वाले पोर्शन को मिड वाले के साथ। मिड वाला तो बेचारा हर बार इक्वल रखा ही जाएगा। जब हमने इस पोर्शन को इस वैल्यू के इक्वल रखा तो हमारे पास 1 आ गया। अब हम इस पोर्शन को इसके इक्वल रख के देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस सी ई इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। अब ये जो 12 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 8 प्लस सी ई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 प्लस सी ई और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 6 12 पे जब कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 8 मल्टीप्लाई 2 16 इक्वल टू 8 प्लस सी ई, राइट। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जो हम डिवाइड कर देंगे। साइन का आपने ध्यान रखना है। तो 16 माइनस 8 होता है 8 इक्वल टू सी ई। सी ई की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन, आपने फिर ऑप्शन की तरफ देखा, क्वेश्चन याद ही ना रखा। उसने पूछा था व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजोड बी सी डी। वो आपसे पैरामीटर पूछ रहा है, ना कि सी ई की वैल्यू। हमने सी ई की वैल्यू तो फाइंड कर ली है 8, लेकिन पैरामीटर हमने फाइंड करना है। अब पैरामीटर किसको कहते हैं? कुछ लंबा चौड़ा आपको सीखने की जरूरत नहीं। सिंपल पैरामीटर उसको कहते हैं कि सारी वैल्यूज को ऐड कर दो जिस जहां तक उसने पूछा है। जैसे कि बी सी डी का पूछा है, अब बी सी डी में जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड कर दो। 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। आप देख रहे हैं कि जो मुश्किल क्वेश्चन है ना, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 की टेक्निक अप्लाई होगी, और जो इजी क्वेश्चन है उसमें आपने वो ट्रायंगल सीधा है उल्टा होगा, आपने सीधा कर देना है, बेस फाइंड कर लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने इक्वल रख के देखना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम कैसे मिड वैल्यू को फाइंड करते हैं, कैसे हम उसको मिड में रखते हैं, कैसे हम
इक्वल टू ए सी को हमने रखा डिवाइडेड बाय ए को रखा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये टीचर को नहीं बताते। टीचर कहते बेटा ये देखो ए बी है, इसको इक्वल रख दो ए डी के। अब बच्चा वहाँ बेचारा सोच रहा होता है कि मैं कैसे पूछूंगी ए डी कहाँ से आ गया। तो मैंने आपको तफसील में बता दिया, डिटेल में बता दिया कि ये ए डी कहाँ से आता है और ए ई कहाँ से आता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि एसएटी के एग्जाम में सिमिलैरिटी एंड कंकरेंसी का टॉपिक का क्वेश्चन आपसे डरे, वो कहे कि ये तो जान अकेडमी से पढ़ा हुआ है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे सोल्व करके रहेगा। मैं आपको इस तरह का एक्सपर्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर अबव डी ई इज पैरेलल टू सी बी। डी ई पैरेलल है सी बी के, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी की वो हमसे लेंथ पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। हमने फाइंड करना है ए सी, तो बड़ी वैल्यू ऊपर, ए सी डिवाइडेड बाय ए डी छोटी वैल्यू नीचे, इक्वल टू, अब हमने वो पॉइंट लेने हैं जो हमें क्वेश्चन में बताए गए हों, जैसे कि सी बी 10.5 है, डी ई 3 है। आपको याद है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मिड में वही पॉइंट्स लिए थे जो हमें क्वेश्चन में बताए गए थे। इसको लेने का ये फायदा होता है, आपका आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। राइट, सी बी डिवाइडेड बाय डी ई। अब हमारे पास ए डी अवेलेबल नहीं है, हम ए डी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो साइडें अवेलेबल है, परपेंडिकुलर भी है और हमारे पास बेस भी है, सिर्फ हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए डी, क्योंकि हमने ए डी की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से हम ए डी लिख लेते हैं। ए डी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। ए डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड पे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। ए डी की वैल्यू आ गई 5। हाइपोटेन्यूज 5, ए सी हमने फाइंड करना है। आपने इस क्वेश्चन में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि ए सी के अंदर ए डी भी है और डी सी भी है, फिर ये मिल के ए सी बनता है। तो हमने यहाँ पे लिखना है ए डी प्लस डी सी डिवाइडेड बाय ए डी किसके इक्वल है 5 के, इक्वल टू सी बी किसके इक्वल है 10.5 के, डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल है 3 के। अब ए डी की भी हमें वैल्यू पता है, हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस डी सी इक्वल टू 10.5 मल्टीप्लाई 5 52.5 डिवाइडेड बाय 3 17.5 डी सी प्लस 5 है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.5। डी सी इक्वल टू 12.5। अब उसने लेंथ पूछी थी ए सी की, ए सी से लेके जितनी भी वैल्यूज हैं उस लाइन में हमने उनको ऐड कर देना होता है। 12.5 प्लस 5 17.5
लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 17.5, ये हमारा राइट आंसर है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर हमने इस तरह किया ये भी सही है, जैसे कि हमने ए सी में देखा कि दो वैल्यूज थी, ए डी भी था और डी सी भी था। ये दोनों जब मिलती हैं तब ए सी बनता है, क्योंकि उसमें डी है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ए सी भी लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ। ए सी बड़ी वैल्यू ऊपर, नीचे डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू सी बी डिवाइडेड बाय डी ई। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ए डी प्लस डी सी लिखा था। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ए सी के साथ सॉल्व करते हैं तब भी आंसर हमारे पास 17.5 ही आएगा। ए सी, हमने ए सी को तोड़ दिया था ना, इधर ये देखें ए डी प्लस डी सी कर दिया था, इधर हम तोड़ेंगे नहीं। डिवाइडेड बाय ए डी की वैल्यू थी 5 इक्वल टू सी बी की थी 10.5, डी ई की थी 3। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाई 3। ए सी की वैल्यू आ गई 17.5। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसको तोड़ के भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे। वो बहुत ही आसान सवाल है, उसमें हमने कोई कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना, सिर्फ थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन एंगल बी डी सी अबव व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी। अब वो डी सी की लेंथ पूछ रहा है। आपने देखा कि एक ट्राइंगल है, उसमें ये वाली जो साइड है बी सी वो 10 है, तो ये भी लाइन उतनी है, इसका मतलब ये भी 10 है। ए से लेके सी तक भी 10 है। अब उसने दरमियान में कट कर दिया है, इसका मतलब है कि ए डी 5 है और डी सी भी 5 है। जब दोनों प्लस होंगे ए से लेके सी तक 10 हो जाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी। डी सी की लेंथ क्या है 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिमिलैरिटी एंड कॉन्करेंसी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसमें जिस हद तक क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में मैंने आपको वो समझा दी हैं। आप प्रैक्टिस करना आपका काम है, और जो मैंने आपको बातें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताई हैं उनको भी याद रखना आपका काम है। मैंने आपको ये टॉपिक आसान करके समझाया है, इससे ज़्यादा आसान करके नहीं कोई समझा सकता। और मैंने आपको हर पॉइंट बताया कि ये क्यों हो रहा है, रीजंस भी बताएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद सिमिलैरिटी एंड कॉन्करेंसी के क्वेश्चंस की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जान अकेडमी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।